नमस्कार, मेरा नाम पंजा पटनायक है। तो पहले हम वीडियो में सीख चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अविकारी में क्रिया विशेषण भी पढ़ चुके हैं, फिर भी और एक बार अविकारी क्या है, अवयव क्या है पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक ये अविकारी है या अव्यय। ये अवयव का अर्थ क्या होता है? पहला आ का अर्थ होता है नहीं। ओके। व्यय का अर्थ होता है विकार या परिवर्तन, मतलब जिस शब्द में कोई विकार या परिवर्तन नहीं हो उसे हम अव्यय या अविकारी कहते हैं। क्योंकि ये शब्द जो है लिंग, वचन, कारक के कारण किसी प्रकार का विकार में परिवर्तन नहीं होता है, ये सदैव समान रहते हैं। ओके। जैसे कि जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहाँ, कोई सभी लिंग हो उसके लिए हम यही शब्द प्रयोग करते हैं। तो अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। संबंध बोधक की परिभाषा। संबंध बोधक की परिभाषा क्या है? जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। कुछ नहीं, सिंपल है। दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपस में संबंध स्पष्ट करने के लिए जो संबंध सूचक का प्रयोग करते हैं उसे हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है निकट, दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, अलावा, बिना इत्यादि। जैसे राम के आगे श्याम खड़ा है। ये संबंध बोधक के भेद पढ़ेंगे। जो सबसे पहले है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसको संबद्ध या विभक्ति सहित, विभक्ति चिन्ह मालूम है आप लोगों को, कारक के चिन्ह, विभक्ति चिन्ह सहित जिन अवयव शब्दों का प्रयोग कारक विभक्तियों के साथ होता है उन्हें हम विभक्ति सहित या संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे धन के बाद, क्या आया? नर की नारी, किया आया, ये विभक्ति चिन्ह आया, इसलिए हम इसे विभक्ति सहित कहते हैं। दूसरा जो है विभक्ति रहित, मतलब नहीं रहता है, उसे हम अनुबद्ध भी कहते हैं। मतलब जिन अवयव शब्दों का प्रयोग बिना कारक विभक्तियों के होता है उन्हें हम अनुबद्ध या विभक्ति रहित संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि रहित, सहित आदि। वह परिवार सहित आया है, पुत्रों समेत जीता है, ऐसा बोलेंगे। तीसरा उसी में है उभय विधि। जिन अवयवों का प्रयोग विभक्ति सहित, विभक्ति रहित दोनों प्रकार का होता है। जैसे द्वारा, बिना आदि बोलते हैं। क्या है एग्जाम्पल देखिए। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया। यहाँ के भी आया है, यहाँ द्वारा भी आया है, इसलिए उसके के बिना नहीं आऊँगी, मैं उसके बिना नहीं आऊँगी, ऐसा। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या है? पहला है कालवाचक। काल मतलब समय का बोध कराता है, समय का बोध होता है, उन्हें हम कालवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे बाद में, उपरांत, टाइम बताता है। तुम राम के बाद आना, बाद आया ना, मतलब काल। दूसरा जो है स्थानवाचक। स्थान मतलब प्लेस आ जाता है, मतलब स्थान का बोध हो। जैसे आगे है, पीछे, नीचे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये सभी। उसके बाद दिशावाचक। दिशा का बोध होता है, उन्हें हम दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे और, तुम मेरी ओर देखो, उस तरफ मत जाओ, ऐसा बोलेंगे। तो ये सभी दिशावाचक हैं। उसके बाद साधन। साधन का बोध होता है, उसे साधनवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे द्वारा, ओके, जरिए, द्वारा, जरिए, सहारे, माध्यम आदि। वह हमेशा मित्र के सहारे ही जाता है, ऐसा। उसके बाद आ जाता है कारण, मतलब रीज़न। कारण का बोध होता है। जैसे कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर, मैं उसके खातिर गया हूँ बोलते हैं। वह अनपढ़ के कारण धोखा खाया है, मतलब रीज़न बताता है। उसके बाद सादृश्य या समता, मतलब समानता का बोध हो, उसे हम सादृश्य या समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। इसके जैसे उदाहरण हैं समान, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक आदि।
राम और श्याम दोनों बराबर लंबे हैं, ऐसा। विरोध मतलब अपोजिट, विरोध का बोध होता है, उसे हम विरोधवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ विरोध, खिलाफ, उल्टे, विपरीत, प्रतिकूल, ऐसा। आतंकवादी कानून के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा। संग्र या सीमावाचक, जिन अवयव शब्दों से किसी सीमा का पता चलता है, मतलब हद, सीमा मतलब हद। जैसे मैं वहाँ तक गया, लौ, पर्यांत, भर, मात्र, ऐसा आएगा। मैं दिल्ली तक गया, ये सीमा आ गया। उसके बाद आएगा हेतुवाचक, जिन शब्दों से हेतु का बोध हो, जैसे रहित अथवा सिवा, अतिरिक्त, ऐसा। प्रश्नों का उत्तर पहला अथवा दूसरा लिखो, पहला अथवा दूसरा मतलब चॉइस बताता है। उसके बाद सहचर, जिन शब्दों से सहचर का साथ का बोध होता है, सहचर मतलब साथ, उन्हें हम सहचरवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे समेत, संग, साथ, ये सभी आ जाएंगे। तुम सुमन के साथ जाना, ऐसा। अब तीसरे प्रकार का व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर मूल संबंध बोधक, जो अवयव किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं, अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उन्हें हम मूल संबंध बोधक कहते हैं। बिना, समेत, पूर्वक, तक आदि, ऐसा। जैसे दूसरा है यौगिक संबंध, मतलब जो अवयव संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते, उन्हें हम यौगिक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे पर्यांत था, पर्यांत कैसा बना, कैसा यौगिक बना, परिधन, अंत, ये दो शब्द से मिलकर बना होना, इसलिए हम यौगिक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। अब इसमें से थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए क्या है कि क्रिया विशेषण में भी अव्यय आते हैं, परंतु ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं, तब वे क्रिया विशेषण है। जैसे कि राम आगे खड़ा है, वह आगे चल रहा है। कहाँ चल रहा है, आगे चल रहा है। कहाँ खड़ा है, खड़ा एक क्रिया है ना, इसलिए आगे खड़ा। रमेश नीचे बैठा है, कहाँ बैठा है, नीचे बैठा है। सतीश ऊपर सो रहा, कहाँ सो रहा है, ऊपर, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण वही अव्यय यूज हुआ। जबकि यहाँ क्या होता है, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध होता है, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। राम के आगे श्याम खड़ा है, यहाँ राम और श्याम इन दोनों के बीच में ही लगा है ये, मतलब दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच का संबंध बता रहा है। वह सुरेश के आगे चल रहा है, वह और सुरेश दोनों संज्ञा हैं। वैसे ही रमेश पेड़ के नीचे बैठा है, रमेश और पेड़ दोनों संज्ञा हैं, इन दोनों के बीच का संबंध बता रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक अवयव है। ओके, धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।